हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका ये सेकंड क्लास है। हमने कल रिसर्च क्या होती है, इसका मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्या रिसर्च नहीं होती है, ये हमने कल देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोटिव्स, की रिसर्च क्यों की जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो वाई एनीबडी विल डू रिसर्च। कोई भी इंसान इतना लंबा प्रोसेस, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि एक क्विक एक्टिविटी तो नहीं होती है। साफ साफ लिख के था, दिस इज़ नॉट अ क्विक एक्टिविटी। और ऊपर से सिस्टमेटिक भी होती है और रेशनल होती है। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा एक्टिविटी है। तो कोई इंसान क्यों करेगा। तो मोटिवेशंस क्या होती हैं रिसर्च करने के लिए। मेनली जो आज कल इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है रिसर्च के लिए, वो है रिसर्च डिग्री। लोग पीएचडी करते हैं, है ना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। सो दिस इज़ द मोटिव कि हम एक डिग्री अचीव कर पाएँ। किसी को चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है, किसी को इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन, खुद में संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि। सर्विस टू सोसाइटी, कोई कुछ नया लॉ लेकर आकर कुछ नई डिस्कवरी करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। डिज़ायर टू इन्हेंस सोशल स्टेटस, किसी को सोसाइटी में खुद को अच्छा दिखाना है। यस, एक रिसर्चर है, स्कॉलर है, पीएचडी होल्डर है, एक्सेट्रा। इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, कोई नया डिसीज़न लेना हो, कोई नई पॉलिसी लेकर आनी हो, तो उसके बेस के लिए भी रिसर्च की जाती है कि भाई पहले हम रिसर्च करें, उसके बेस पर हम कोई नई पॉलिसी लेकर आएँ, कोई नया डिसीज़न लें। जैसे कि हमें कोई नया प्रोडक्ट निकालना है, हमें कुछ नया प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसके लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट निकालना है। तो हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, लोगों की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, विश क्या है। तो ये सब हम रिसर्च करके एक रिपोर्ट रेडी करके फिर हम कोई अपना प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ नया करने के लिए भी हम रिसर्च की जाती है, ठीक है। अब होती क्या है रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, चाहे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ चाहे नेचर बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रिडिक्शंस फॉर फ्यूचर ऑकरेंस, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कुछ जनरलाइज करना है, कुछ न्यू लेकर आना है, उसके लिए एक प्रिडिक्शन है, एक फॉरकास्टिंग, एक अनुमान लगाना हम बोल सकते हैं। डायरेक्शन टूवर्ड सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए रिसर्च की जाती है, ठीक है। एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शंस, रिसर्च डिमांड करती है एक्यूरेट होना, और उसका ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन उसमें इंक्लूड रहता है कि भाई ऑब्ज़र्व करके हम डिस्क्रिप्शन दें, लेकिन वो एक्यूरेट होना ज़रूरी है। बेसिस ऑफ रिसर्च इज़ एक्सपीरियंस, रिसर्च का बेस क्या है, एक्सपीरियंस है। अगर हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो रिसर्च तो हो ही नहीं ना, वो कॉपी हो गया एक तरह से। गैदरिंग ऑफ न्यू आइडियाज़ होता है। रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक प्रोग्राम। साइंटिफिक प्रोग्राम क्यों है, क्योंकि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड करती है, और ये सिस्टमेटिक होती है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। डेवलपमेंट ऑफ जर्नलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, हमने कल बात की थी कि न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, तो उसने और जगहों पर ऑब्जर्वेशन की कि भाई कुछ भी अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है, एक पेड़ से कुछ भी गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा। देन ही फाउंड कि भाई ग्रेविटी है हमारे अर्थ में, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी अब हर जगह है, चाहे एप्पल गिरे, चाहे ऑरेंज गिरे, चाहे मैंगो गिरे, कुछ भी गिरे। तो किसी प्रिंसिपल को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से लेकर जाकर जर्नलाइज करने का काम रिसर्च का होता है, कि एक लॉ हम लेके आएँ जिसको हम जर्नलाइज कर सकें, ठीक है। क्वेस्ट फॉर आंसर, कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर ढूंढना रिसर्च है। पेशेंस
पेशेंस चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था क्विक एक्टिविटी नहीं है और सोच समझ कर की जाने वाली एक्टिविटी है, तो पेशेंस चाहिए। सोशल रिलेवेंस होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव होता है और लॉजिकल। अच्छा, दो टर्म्स होते हैं हमारे पास, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब एमसीक्यू देखे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते हैं। कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ही सही आंसर होता है ना। तो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान उस कॉपी को चेक करे, वो उस आंसर का टिक होगा तभी वो उस क्वेश्चन को सही, उस आंसर को सही मानेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि सबके लिए सेम होना, बायस्ड ना होना। बायस मतलब पार्शियलिटी शो ना करना, पार्शियल ना होना इज़ ऑब्जेक्टिविटी। और जहाँ पर इंसान के खुद के थॉट्स आ जाते हैं, जब हम लॉन्ग आंसर्स करते थे, लॉन्ग आंसर्स लिखते थे, तो लॉन्ग आंसर्स में जो चेक करने वाला होता था उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता था कि कोई मैटर को देखकर मार्क्स ज़्यादा दे रहा है, कोई प्रेजेंटेशन को देखकर मार्क्स ज़्यादा दे रहा है। तो बेसिकली जहाँ पर इंसान के बायसनेस आ जाती है, इंसान की पार्शियलिटी या उसके खुद के थॉट्स आ जाते हैं, वो सब्जेक्टिव होता है। और जब अनबायस्ड रहकर कोई इंसान कॉपी चेक करे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी होता है। तो रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं, कि भाई खुद के थॉट्स नहीं लगाने उसमें, जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमको मिल रहा है डेटा, उसके हिसाब से काम करना है। ओके, केयरफुल डिज़ाइंड होती है, नीड्स एक्सपर्टाइज चाहिए होती है इसमें। साइक्लिकल होती है, साइक्लिकल होने का मतलब है एक प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि सॉल्यूशन सही था या नहीं था, फिर दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो साइक्लिक होने का मतलब है कि ये चलती रहती है, प्रोसेस इसका चलता रहता है। ओके, दो टर्म्स हमारे पास और आती हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, लेकिन होप मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। एक रिलायबिलिटी है, एक वैलिडिटी है ना। रिलायबिलिटी का मतलब है जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था वही चीज़ वो लेकर आ रही है रिज़ल्ट, लेकिन हर बार हमेशा हर बार सेम लेकर आ रही है। जैसे मैंने एक टेस्ट दिया, एक टेस्ट था 10 मार्क्स का, है ना। वो टेस्ट अगर मैं 3rd क्लास के बच्चों को दे रही हूँ, तो किसी के 5 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 6 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 7 आ रहे हैं, तो लगभग सेम मार्क्स आ रहे हैं। तो रिलायबिलिटी होती है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, चाहे मैं अभी टेस्ट करूं, चाहे 10 दिन के बाद टेस्ट करूं, चाहे मैं 20 दिन के बाद टेस्ट करूं, रिज़ल्ट मुझे सेम मिले। ठीक है, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्यूर कंसिस्ट रिजल्ट। इट ऑल्सो भी टर्म्ड एज वेरीफिएबिलिटी, कि कंसिस्ट रिजल्ट आए, रिजल्ट जो है वो सेम आए। अगर मैं बोल रही हूँ कि ग्रेविटी है अर्थ में, तो चाहे मैं आज चेक करूँ, चाहे 2 साल के बाद चेक करूँ, मुझे ग्रेविटी वहाँ मिलनी चाहिए। ठीक है। और वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, कि सही होने का मतलब है वैलिडिटी, और समान होने का मतलब है रिलायबिलिटी। एज अ सेड कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, RCVA। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्ट रिजल्ट आना, जैसा रिजल्ट पहले आ रहा था वैसे रिजल्ट अब आ रहा है। और वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट रिजल्ट आना या सही रिजल्ट आना, जैसा कि आना चाहिए था या ऐसा कि एक्सपेक्टेड था। आर वी मेजरिंग और एबल टू मेज़र वॉट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेज़र। क्या हम सच में वही मेज़र कर रहे हैं जो हमें मेज़र करना था? हम किसी इंसान की इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं कि भाई जो टीनेजर्स होते हैं उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और हमने ऐसा टेस्ट बना दिया कि हम उसके करियर प्लान को, हम
करियर प्लान को मेज़र करने लग गए, तो ये इसमें वैलिडिटी नहीं होगी। वैलिडिटी वहाँ होगी जहाँ हम जो मेज़र करना चाहते थे वही मेज़र करें, और रिलायबिलिटी क्या होगी कि हर बार सेम रिज़ल्ट आए हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिविटी, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जर्नलाइजेबिलिटी, ये भी बात हो चुकी कि एक प्रिंसिपल जो हम लेकर आ रहे हैं उसको हम पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई कर सकें। एंड क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जो सोर्स है उस इन्फॉर्मेशन का, वो जो है वो बेस्ट सोर्स हो। अब जैसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी और इन इंडिया, तो आप गवर्नमेंट के डेटास को ज़्यादा फॉलो करोगे या ऐसे कोई भी जो अपनी एडवाइस दे रहा है उसको? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के डेटा को फॉलो करोगे। तो जो सोर्स है, उस डेटा का जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि फ्यूचर ऑकरेंस के लिए प्रोटेक्शन देता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है, एक्यूरेसी आती है, बायस्ड नहीं होता है, रिसर्चर एक्सपीरियंस पर बेस होता है, रिसर्च न्यू आइडिया कलेक्ट करने के लिए होता है, साइंटिफिक प्रोग्राम होता है, एक अनसॉल्व प्रॉब्लम का आंसर देता है, पेशेंस चाहिए होता है, सोशल रिलेवेंस चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल होता है, केयरफुली डिज़ाइंड होता है, एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, साइक्लिकल होता है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जर्नलाइजेबिलिटी होनी चाहिए और क्रेडिटेबिलिटी होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन डाउट सेक्शन एनी टाइम। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आता है रिसर्च मेथड्स और एक आती है रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मेथड बेसिकली तरीके होते हैं या विधियां होती हैं रिसर्च के में जो काम आती हैं। सपोज़ हमें डेटा कलेक्ट करने में अलग मेथड्स लग रहे हैं, डेटा को एनालाइज करने में अलग मेथड लग रहे हैं, फिर डेटा को प्रेजेंट करने में अलग मेथड लग रहे हैं, फिर उसको टेस्ट करने में अलग मेथड लग रहे हैं। तो मेथड जो हैं वो तो मेथड्स हैं, और जब मेथड्स को हम परफॉर्म करते हैं, जब मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसर्च इज़ परफॉर्म्ड मैथडिकली, कि मेथड्स लगाकर रिसर्च कैसे की जाए, दैट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च मेथड्स को यूज़ करना इज़ रिसर्च मैथोलॉजी बेसिकली, नथिंग वैसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। व्हाट वी डिड, मोटिव्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसको हम नेचर भी बोल सकते हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एंड रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मैथोलॉजी में डिफरेंस। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, you know what to do, like, subscribe and the bell icon too, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, टेक केयर गाइज, बाय बाय।